कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर हमारे शरीर में सिहरन सी होने लगती है। ऐसा नहीं है कि कैंसर एक असाध्य रोग है। आधुनिक मेडिसिन जगत के निरंतर प्रगति बतौर हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में जाने से सफलतापूर्वक बचाए जाते हैं। कैंसर के शुरुआती चरणों में अगर पता चल जाए तो कैंसर से पूर्ण छुटकारा भी मिल सकता है। इसके बावजूद भी हर साल हमारे लोग कैंसर से डायग्नोज होते हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतना मनकोटिया। रितम के खास प्रोग्राम बात पते की में आपका स्वागत है। हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार कैंसर की वजह से देश में हर घंटे में 159 लोगों की मौत हो रही है। कैंसर जांच केंद्रों के जरिए बीते 8 साल में इस बीमारी से जुड़े लगभग 30 करोड़ गंभीर मामले सामने आए हैं। साल 2020 में करीब 14 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत हुई। इसके मरीजों की संख्या में प्रति वर्ष 12.8% की बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2025 में ये बीमारी 15,69,793 की जिंदगी ले लेगी। ये बहुत ही भयावह तथ्य है। इसकी वजह क्या है? इतनी तेजी से ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसे लेकर अभी भी व्यापक तौर पर अनदेखी चल रही है या फिर इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है? ऐसे ही तमाम सवाल हमारे मन में हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुड़गांव के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रुद्र आचार्य जी, जो अभी गुड़गांव के पारस अस्पताल में कार्यरत हैं। तो चलिए डॉक्टर से बात करते हैं। देश में लगभग हर घंटे में सैकड़ों मौतें होती हैं, तो इसका क्या कारण है ऐसा कि इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? भारत में करीब पूरे साल में 14 लाख नए कैंसर पेशेंट डिटेक्ट होते हैं। आप सोचो 14 लाख को अगर आप डिवाइड भी करोगे तो हर 3 मिनट में एक कैंसर पेशेंट डिटेक्ट होता है। और उसमें से आप देखोगे सर्वाइवल के हिसाब से हमें ऑलमोस्ट जो इसकी मोर्टेलिटी है, जिसको हम डेथ मानते हैं, वो करीब 8 से 10 लाख पेशेंट्स हैं, क्योंकि पुराने पेशेंट्स और नए पेशेंट जो डिटेक्ट होते हैं। और कैंसर के 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जो चौथे स्टेज पे आते हैं वो उनको कोई इलाज नहीं होता है, उनको खाली जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है दबा के रखा जाता है। तो उसमें जो मोर्टेलिटी है या डेथ है वो सबसे हाईएस्ट है। स्टेज 1 और 2 में अर्ली अगर डिटेक्ट हो गया, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी होता है और इसकी कंप्लीटली क्योर है। लेकिन अगर स्टेज 3 है तो उसमें ऑलमोस्ट द क्योर रेट जो हमारी 95% होती है स्टेज 1, 2 में, वो गिर के वो रह जाती है 70% में। और उसमें केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पहले देते हैं, बाद में सर्जरी करते हैं। तो ऐसे देखा गया है कि जो डेथ्स है वो इसलिए है कि भारत देश में कोई कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं है। जैसे जितने बाहर की देश है सब में स्क्रीनिंग है। लंग कैंसर की ले लो, हेड एंड नेक कैंसर की ले लो, ब्रेस्ट कैंसर की ले लो, सर्वाइकल कैंसर ले लो, सबकी स्क्रीनिंग है। भारत देश में कोई स्क्रीनिंग नहीं है। सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो है वो एनुअल जो हेल्थ चेक कराते हैं उसी में थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग होता है। या डिटेक्ट अगर कोई कहीं से सिम्टम या साइन आया तो वो डॉक्टर के पास जाके जब डिटेक्ट होता है तभी उसी को हम स्क्रीनिंग, क्या इसको हम अर्ली डिटेक्शन कह सकते हैं। इसलिए भारत देश में ये देखा है जो 60-40 का रेशियो है, बाहर की देश में 60% अर्ली डिटेक्ट होते हैं, 40% लेट डिटेक्ट होते हैं। भारत देश में उसका उल्टा है, 60% एडवांस डिटेक्ट होते हैं और 40% अर्ली डिटेक्ट होते हैं। वो भी इतने सारे कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, NGOs, डॉक्टर्स, कैंसर ट्रीटिंग सर्जन्स, फिजिशियंस, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, इतने सारे कैंसर अवेयरनेस डेवलप करने के बावजूद ज़्यादातर हमने ऐसा देखा है, सुना है कि केसेस ज़्यादातर उन्हीं लोगों के मतलब तब पता चलता है जब उनका कैंसर ऑलरेडी 4th स्टेज में पहुंच गया होता है या तो 3rd स्टेज में होता है, तब किसी पेशेंट के बारे में पता चलता है। तो ऐसे में आप क्या बताएंगे कि स्टार्टिंग में इंसान अगर खुद से कैसे वो फील करे कि हाँ ये उसका एक सिम्टम हो सकता है, वो कैसे डिटेक्ट कर पाए? तो इसका मैं 2 तरह से जवाब दूंगा। सबसे पहले कि कैंसर मतलब डेथ, ये एक अनिवार्य सत्य होता था पिछले डिकेड से पहले, मतलब 10 साल पहले।
लेकिन आज की डेट में हमारी जो थेरेपीज है, चाहे वो सर्जरी है, सारे एडवांस सर्जरीज है, लेप्रोस्कोपी है, रोबोटिक है, ओपन सर्जरीज में भी एक्सटेंसिव सर्जरी होता है। पहले वेन और आर्टरी अगर इन्वॉल्व होता है उसको इनऑपरेबल डिटेक्ट किया जाता था, नाउ उसको भी हम रिकॉन्स्ट्रक्ट करके उसको नए डाल सकते हैं। तो तरह तरह के जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 साल में, वो कैंसर को डेथ के साथ इक्वल नहीं कह सकते हैं। और हम किसी भी स्टेज में पेशेंट आए, हम पेशेंट का स्टेज कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हर स्टेज में पेशेंट को नए तरह का जो ट्रीटमेंट है वो हम देते हैं। जैसे आपने बताया स्टेज 4 में पेशेंट आता है, लेकिन स्टेज 4 में उसको क्योर नहीं होगा, लेकिन उसको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। वो 5 साल या 7 साल जो भी जिएगा, पहले तो वो 1-2 साल में ही उनको दिक्कत होता था। आजकल इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, नए तरह की थेरेपीज आए हैं, जिससे कि ये देखा गया है सीए लंग या सीए लिवर है या कोलोरेक्टल से लिवर मेटास्टेसिस है, ऐसे वाले पेशेंट 7 साल 10-10 साल तक मेडिसिन खा के टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी लेके जी रहे हैं। मुद्दा मेन है कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाना, अर्ली साइन और सिम्टम्स को हमें लोगों में बताना, ताकि वो जल्दी से डिटेक्ट करें। और जो मेन मुद्दा है कि जितने जल्दी डिटेक्ट होगा उतनी ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम है और आउटकम सबसे दी बेस्ट है। सो ये बड़ा ही फायदेमंद है दोनों तरफ से, पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए। तो अब आएंगे अर्ली साइन एंड सिम्टम की। अब वो ऑर्गन वाइज है, क्योंकि सारे चीज़ एक साथ में नहीं कह सकते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर देखेंगे, उसमें ब्रेस्ट में गांठ होता है। कोई भी गांठ अगर आप डिटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेस्ट के अंदर हो या एक्जिला या आर्मपिट बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी गांठ है तो इमिडिएटली आप अपने डॉक्टर को दिखाओ। कोई भी निपल से डिस्चार्ज होता है, पानी आता है या लाल कलर का पानी आता है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो ये रहा ब्रेस्ट का। लेकिन स्किन के चेंजेस, जैसे आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज जैसे का स्किन जैसे थिक होता है, अगर ऐसे स्किन में चेंजेस भी आते हैं तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर के साइन होते हैं। नाउ अब आएंगे हम गर्भाशय कैंसर की। गर्भाशय कैंसर में यही होता है कि जो ब्लीडिंग है, अनयूजुअल ब्लीडिंग, जो रूटीन ब्लीडिंग आपकी महीने में होता है वो तो अलग बात है, लेकिन उसको छोड़ के अगर बीच बीच में और ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, पाप स्मीयर करेंगे और कोई अगर ग्रोथ है उसकी बायोप्सी करेंगे, और वो आपकी यूट्रस या जो सर्वाइकल उसका जो मुंह बोलते हैं उसमें, सर्विक्स में होता है, तो वो इमिडिएटली डिटेक्ट हो सकता है। सिमिलरली सबसे बड़ी मुद्दा अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, ये इस साल की ग्लोबोकेन डाटा में इंक्रीज हुआ है, वो है जीआई कैंसर। जीआई कैंसर में हमारा फूड पाइप, जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, स्टोमक रिलेटेड, उसमें 3 चीज़ आता है। एक आता है फूड पाइप, जब हम खाना खाते हैं तो एक नली होती है जो हमारी चेस्ट के थ्रू जाती है, तो उसको हम फूड पाइप बोलते हैं। और एक हमारा रिजर्वेयर होता है पेट के अंदर, उसको हम स्टोमक बोलते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कैंसर कम होता है, ज़्यादातर स्टोमक, इसोफेगस या फूड पाइप और कोलोरेक्टल होता है। ये देखा गया है कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे अभी रिसेंटली देखा गया है इस ग्लोबोकैन में 4 से 5% पिछले साल से ज़्यादा कैंसर बढ़ा। लेकिन हमने सारे चीज़ ढूंढा कि ये तो पॉल्यूशन अगर होगा तो लंग कैंसर बढ़ेगा, स्मोकिंग ज़्यादा है तो लंग कैंसर बढ़ेगा, ओरल कैंसर बढ़ेगा, पान ज़्यादा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, ओरल कैंसर बढ़ेगा। लेकिन इंटेस्टाइन का कैंसर क्यों बढ़ रहा है? उसका कारण है कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल। कैसे? बच्चा आजकल स्कूल में जाते ही वो पिज़्ज़ा खाना सीख जाता है, बर्गर खाना सीख जाता है, और सारे नॉन वेज जो है आजकल कबाब में मिलते हैं, जितने दुकान देखें सब जगह कबाब, रेड मीट। और अगर आपकी हमारे रीजनल देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट जो आसाम, मणिपुर, मेघालय देखेंगे, वहाँ मीट को, कच्चा मीट को टांग के चूल्हा के ऊपर रखते हैं और स्मोकिंग करते हैं वो प्रिजर्व करने के लिए। स्मोक क्या होता है? चूल्हा के ऊपर है, चूल्हा की जो धुआं है उससे वो प्रिजर्वेटिव होता है, और वो कोई फ्रिज में नहीं रखते हैं। और धुआं वाला जो नॉनवेज है या मांस है उसको जब खाते हैं,
इट इज़ कॉल्ड एज बंट चिकन या बंट मटन की सब्जी बनती है, और वो इतनी कार्सिनोजेनिक होती है। आप खुद सोचो, अगर आपने कभी चीनी गर्म करके देखा होगा, उसकी जब चीनी की लास्ट स्टेज होती है वो काला पड़ जाती है, उसको हम प्री कार्बन स्टेज बोलते हैं। सेम थिंग हैपेंस टू एनी टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कोआगुलेट हो जाता है और फिर ब्लैकनिंग होता है। सो वो जो प्री कार्बन स्टेज है उसको हम बहुत स्वाद लगता है और हम बड़े आराम से बैठ के खाते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है 10 साल बाद हमारी इंटेस्टाइन को हम ट्यूमरोजेनिक विद कैंसर प्रोड्यूसिंग डाइट दे रहे हैं, हम अपने आप को फीड कर रहे हैं। सो ये देखा गया है कि भारत देश में 2 चीज़ बहुत अच्छी है। एक है सात्विक भोजन, वेजिटेरियन डाइट, जो कि गट की प्रोटेक्टिव होती है और गट को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली हम जो मसाले यूज करते हैं भारत देश में, जो वेस्टर्न में कोई नहीं यूज करता, भारत देश में मसाले यूज होते हैं, हल्दी होते हैं, मिर्चा यूज होते हैं, मसाले पाउडर्स होते हैं, ये सारे प्रोटेक्टिव है आपके गट को, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी में सबसे ज़्यादा आजकल कैंसर पेशेंट कुर्कुमिन की टैबलेट खाते हैं, लेकिन घर में हल्दी यूज नहीं करेंगे। हल्दी यूज करेंगे तो वो गट को प्रोटेक्टिव होगा, है ना। तो ये देखा गया है कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल हैज लेड टू मोर इंसिडेंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड इसोफेगस कैंसर। सर मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे कि डायबिटीज़ होता है किसी को तो पता चल जाता है कि इसका शुगर लेवल ऊपर नीचे हुआ है, उसकी वजह से डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर की बात की तो मतलब पता चल जाता है लोगों को। तो कैंसर से ऐसे क्या होता है बॉडी में, मतलब कि क्या चीज़ ऐसी होती है कि सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है ऐसा कि जिससे फिर उस इंसान का पता चलता है कि हाँ इसे कैंसर है? तो हम इसको कहते हैं पागल सेल। जैसे एक सेल नॉर्मली बॉडी में डिवीजन होता है, आपकी स्किन की आप देखे होंगे, सेल्स डेली आपकी झड़ते हैं, स्किन जब वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं और फिर बन जाते हैं। तो नॉर्मल सेल 1 सेल से 2 सेल होता है, 2 सेल से 4 सेल होता है। लेकिन ये जो कैंसर की पागल सेल है, ये क्या करता है, 1 से 100 बनेगा, 100 से 1000 बनेगा, 1000 से 10,000 बनेगा, 10,000 से 1 लाख बनेगा। जब 1 लाख सेल बनेगा, 1 सेंटीमीटर की ट्यूमर पैदा होगा 1 लाख सेल में। तो ऐसे जब वो बढ़ता जाएगा तो ट्यूमर की साइज बढ़ती जाएगी। तो ये देखा गया है कि जो सेलुलर डिवीजन है वो उसकी अनकंट्रोल्ड सेलुलर डिवीजन लीड्स टू oncogenesis which is responsible for making the tumor। और ये जो चीज़ है, ट्यूमर होने से पहले जो सिम्टम्स, जो कॉमन जनरल सिम्टम्स होती है, आपको भूख कम लगना, कोई भी खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, बॉडी वेट यूजुअली देखा गया है जितने पेशेंट आते हैं, सडन लॉस ऑफ बॉडी वेट 4-5 किलो कम हो गया। अब जब ढूंढेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसे ही एनीमिया, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर है, जीआई कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, ये सब में ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग होके बॉडी के अंदर की हेमोग्लोबिन वो कम हो जाता है, 6, 7, 4 तक चला जाता है। तो ऐसे जब नॉर्मली हमारा 14 से 15 रहता है, तो ऐसे अगर हेमोग्लोबिन कम है, उसमें जब कॉज ढूंढेंगे जरूर आपको कोई ना कोई कैंसर मिलेगा। ऐसे ही फूड पाइप का कैंसर में डिस्फेजिया होता है, कोई भी खाना खाता है निगल नहीं पाएंगे क्योंकि वो लुमेन को बंद कर दिया, अब निगल ही नहीं पाओगे, तो वो वैसा होता है। दूसरा जो सबसे भारत देश में कॉमन है, हेड एंड नेक कैंसर है। हेड एंड नेक कैंसर इसलिए कॉमन है, मुंह के अंदर जो आपकी जीभ है, जो आपकी तलवा है, आपकी बकल मिकोजा जो साइड वाली चिक के इनसाइड वाला है, ये सब में कैंसर, ये और जो सामने वाला दांत है, इसमें कैंसर होता है। ये इसलिए है क्योंकि भारत देश में जो गुटखा, तंबाकू और स्मोकिंग और सबसे जो कॉमनेस्ट लेबरर में पाया जाता है खैनी, सारे लोग ये यूज करते हैं। और ये ओरल टोबैको है, और ओरल टोबैको सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर या मुख कैंसर कह सकते हो, वो सबसे ज़्यादा पैदा करता है। ये भारत है पूरे वर्ल्ड का कैपिटल है ओरल कैंसर में। लेकिन फिर भी हम हर महीने
दिल्ली में 40 कैंसर सेंटर है और हमारी उसमें से एक है, फिर भी हम हर महीने कम से कम 10 केस ट्रीट करते हैं। आप सोचो कितनी मात्रा में लोग इसके अफेक्टेड हैं, क्योंकि टोबैको का जो इफ़ेक्ट है वो कब स्टार्ट होता है, जब बच्चा स्कूल जाता है और 15 साल की उम्र में कॉम्पिटिटिव में दूसरे बच्चे स्मोकिंग करते हैं, देख के स्मोकिंग शुरू करता है। लेकिन उसको कैंसर कब होता है, वो होता है 40 साल में, क्योंकि इतने देर तक वो जितनी तंबाकू लिया वो आपकी म्यूकोजा, जो मुख की जो लाइनिंग है उसको चेंज करता गया और लास्ट में वो कैंसर बनेगा। तो जब कैंसर बना तो उस समय वो घर का मोस्ट अर्निंग मेंबर होता है। 40 साल में वो अपने घर को अर्निंग मेंबर बनते हैं। लेकिन वही बंदा कैंसर से उस समय जब पीड़ित होता है, पूरे घर परेशान हो जाता है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल जो इनकम है वो आपकी बंद हो जाती है और जो आपकी घर में जो भी फाइनेंसेस है वो उसका ट्रीटमेंट में खर्चा भी होता है। कैंसर की बात सामने आती है तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका सा होता है, क्योंकि कैंसर नॉर्मल चीज़ नहीं मानी जाती है। तो लोग यही सोचते हैं कि अगर कैंसर हो गया तो उसके बाद उसके वो इफ़ेक्ट्स खुद मन में सोचने लगता है कि खर्चा कितना होगा, बाल चले जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। तो ऐसे में ये भी देखा गया है कि कई लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ तो है वो इसकी वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं कि वो शायद आगे नहीं झेल पाएंगे, वही मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं किस्म से। तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि या तो हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, एक जो कैंसर पेशेंट है उसको देखते हुए हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर पूरी फैमिली को? हमारे पास जब कैंसर पेशेंट आते हैं ऑलरेडी उनको थोड़ा बहुत किसी ने बताया हुआ होता है, कोई लोग डिप्रेशन में ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि कैंसर डायग्नोसिस, रिवीलिंग द डायग्नोसिस जब हम बताते हैं वो इमिडिएटली एक, आप ये कह लो कि पूरे घर में हलचल मचा देता है, क्योंकि भाई बहन जो भी है, वाइफ है, जो भी है, वो लोग सबको अफेक्ट करता है और पेशेंट खुद तो सोचने लगता है कि मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चे क्या होगा, ये सब होता है। एक तो पेशेंट, दूसरा केयर गिवर होता है, घर के जितने रिलेटिव है जो इनके साथ पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, उनको हम केयर गिवर बोलते हैं। केयर गिवर का जो बर्नआउट है, जो मतलब डेली आके केमोथेरेपी चढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, रेडिएशन हो रहा है, सर्जरी हो रहा है, वो बर्नआउट है, वो देखा गया ज़्यादा है, क्योंकि वो नॉर्मल बंदे हैं। कैंसर पेशेंट तो खुद थोड़े दिन के बाद एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मेरे को ये बीमारी हुई है तो मैं इसके ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा तो मेरी को दिक्कत होगी। लेकिन केयर गिवर का क्या दोष है, वो खाली एक आपकी साथ में करके, कुछ लोगों का ऐसे भी होता है कि रिलेटिव्स अमेरिका में हैं और यहाँ नहीं है, तो ये डेफिनेटली बहुत फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फैमिली और दूसरा मेंटल जो स्टेटस है ऑफ द फैमिली एंड द पर्सन, ये सब होता है। तो हमारी जो टीम का एक पार्ट है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और हमने क्या किया है, हौसला करके ग्रुप बनाया जिसमें सारे पुराने कैंसर पेशेंट जो हमारे ट्रीटेड हैं और जो अच्छे हो गए हैं उनके ग्रुप बनाए। वो क्या करते हैं, बीच बीच में आके नए कैंसर पेशेंट्स को ये काउंसलिंग करते हैं कि भाई ये मेरे को भी ब्रेस्ट कैंसर था, मेरा भी बाल झड़ गया था केमोथेरेपी के टाइम, मैंने सर्जरी कराई, मैंने केमोथेरेपी कराई, रेडिएशन कराई और अब देखो मेरी बाल कम्प्लीटली वापस आ गया है, क्योंकि ये टेम्पररी होता है, बाल कभी परमानेंटली जाता नहीं है, वो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस होता है। जैसे ही 6 महीना होगा तो आपके बाल पहले से बेटर बाल आते हैं। तो ये, लेकिन पेशेंट विश्वास कैसे करेगा जब तक उसके सामने कोई जने ना हो। तो वो तब होता है जब आपको एक सपोर्ट ग्रुप मिलती है, वो आपकी पूरी प्रोसेस में, ट्रीटमेंट प्रोसेस में आपको केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बताएंगे, रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बताएं, सर्जरी में कितने दिन में ड्रेन निकलेगा, कितने दिन में वापस आप चल सकते हैं, कितने दिन में एक्टिविटी कर सकते हैं, ये सफल पार्ट खुल के ओपनली, क्योंकि डॉक्टर जितना बताते हैं पेशेंट टू पेशेंट अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उसमें वो ज़्यादा उसको मतलब वो उससे उनकी कॉन्फिडेंस ज़्यादा आती है। तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, महीने में एक बार करते हैं, हर महीने, और कोविड के टाइम हम जूम में करते थे, लेकिन उसके बाद हमने उसमें एक जने कोई इंस्पिरेशनल लेक्चर होता है, कोई भी कैंसर पेशेंट जो ठीक हुआ हो वो इंस्पिरेशनल लेक्चर देता है बाकी लोगों को,
प्लस बाद में इनकी आपस में हम मिक्सिंग करते हैं, ताकि ब्रेस्ट पेशेंट से मिल गया, कोलन पेशेंट कोलोस्टोमी के साथ है वो कोलोस्टोमी पेशेंट से मिल गया, तो आपस में एक बॉन्डिंग डेवलप होती है और उससे उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। और साइकोलॉजिक पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, और कभी कभी जो रिलेटिव्स की ब्रेकडाउन होती है, बर्न डाउन होती है, उनको भी हम काउंसलिंग कराते हैं, ताकि उनको भी लगे कि भाई ट्रीटमेंट प्रोसेस डॉक्टर के साथ डिस्कस करो, ये टोटल ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इतने दिन लगेगा, आपको स्ट्रेस इतने दिन तक लेना पड़ेगा, इतनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आएगी, उसके आप इंतजाम करिए। प्लस इन ऑल द पेशेंट्स हु आर कमिंग इन स्टेज 3-4 वी ऑल्सो एडवाइज, हम लोग एडवाइज करते हैं फैमिली को कि आप अपना बैंक का काम, कोई लैंड है और किसी की शादी होनी है, ये सब चीज़ को आप प्रॉपर जितने टाइम आपको मिला, देखो आज की डेट में अगर कोई कार्डियक हार्ट अटैक से डेथ होता है, आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको इमिडिएटली हो जाएगा और आपकी फैमिली जो भी इम्प्लीकेशन आएगी वो झेलेगा। वहेरेज कैंसर में इमिडिएटली कुछ नहीं होता, आपकी ट्रीटमेंट चलती है, आपको 6 महीना, 2 साल, 5 साल, जो क्योर हो गया उसको तो 10-12 साल, 15 साल मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ब्रेस्ट है, ओवरी है, कोलोरेक्टल है, ये सब हमारे 10-10, 15-15 साल के सारे पेशेंट सर्वाइव करते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो इमिडिएटली वाले हैं 1-2 साल वाले, वो फैमिली को हम जरूर काउंसलिंग करते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो लोगों के कई लोगों के ऐसे घर तक बिक जाते हैं, लोन तक लेने पड़ जाते हैं उनको, क्योंकि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है इलाज करवाना बड़े हॉस्पिटल्स में या कुछ इस तरीके से। तो ऐसे में लोगों के लिए जो कुछ ऐसा आप रास्ता बताएंगे कि जो मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से या किसी और तरीके से कि इलाज का पूरा ले सकते हैं? देखो उसके लिए तो जो कैंसर की फाइनेंशियल, इसको हम नया टर्म दिए हैं ऑन्को इकोनॉमिक्स। ऑन्को इकोनॉमिक्स है कि ऑन्कोलॉजी में जितनी फाइनेंशियल बर्डन आती है वो गवर्नमेंट को भी आती है, ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट आज की डेट में प्राइवेट में जितना कैंसर इंस्टीट्यूट है उससे ज़्यादा कैंसर इंस्टीट्यूट चला रही है। रीजनल कैंसर सेंटर हर स्टेट में है, और गवर्नमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, सफदरजंग, मौलाना मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया, जितने भी बड़े हॉस्पिटल है सब में कैंसर डिपार्टमेंट है। एंड एवरी कैंसर ट्रीटमेंट इज फ्री। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसमें फ्री इलाज मिलता है, ऐसे नहीं कि एक्सेस नहीं है। लेकिन क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो जाते हैं, लाइन में लगते हैं, टाइम लगता है, तो फ्रस्ट्रेट होकर वो प्राइवेट की तरफ देखते हैं। लेकिन प्राइवेट की तरफ आएंगे तो खर्चा होता है। लेकिन जैसे आजकल नया है कि यू गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड, इंश्योरेंस में कम पैसे लगता है, लेकिन लोगों को इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस कराना है। अभी भी भारत देश में सिर्फ 10 से 15% लोग हेल्थ इंश्योर्ड है, 85% आर नॉट इंश्योर्ड। whereas गवर्नमेंट इज रनिंग वन स्कीम, आयुष्मान स्कीम। आयुष्मान भारत में अभी गवर्नमेंट ने जो शुरू किया बहुत अच्छा है, कंप्लीट कैंसर की कवरेज है उसमें। लेकिन ये है कि ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है वो आयुष्मान भारत को ले रहे हैं। लेकिन आप देखो हर स्टेट की अपनी हेल्थ पॉलिसीज है, योजनाएं हैं, उसमें भी काफ़ी सारे जो है पॉलिसीज में काफ़ी सारे जो है इसका कैंसर का इलाज होता है। तो ये जो देखा गया है कि जो कैंसर का इलाज में हेल्प होता है। अभी एक नया चीज़ भी आया है, वो सोशल मीडिया के थ्रू डेवलप हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि ये देखा गया कोई जने प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन अभी काफ़ी सारे सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये फाइनेंशियल ग्रुप्स है, इम्पैक्ट गुरु है, बाकी चीज़ें आ गया है, जो आपकी केस स्टडी को एक स्टोरी बना के सोशल मीडिया में डालते हैं, उसके ऊपर कलेक्शन होता है और अल्टीमेटली वो पेशेंट की रिलेटिव को हेल्प मिलता है इन ट्रीटमेंट। तो जैसे कि सर आपने बार बार बात की कि कैंसर अलग अलग तरह का होता है और हर तरह का कैंसर जानलेवा होता है, जाहिर सी बात है। तो लेकिन सर जो WHO ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें ज़्यादातर जो केसेस थे वो ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के थे। और ये इतने ज़्यादा केसेस थे जो कि लाखों या हज़ारों में नहीं करोड़ों में थे। तो ऐसा क्यों है कि इन केसेस के इतने ज़्यादा मामले आते हैं? क्या ऐसा ये मतलब कि जेनेटिक तो नहीं होती ये सारी चीज़ें, कि ऐसा क्या है? ये देखा गया है कि भारत देश में भी मुंह का कैंसर,
और सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। क्योंकि ये देखो हमारी जो मेन पॉपुलेशन है वो लो इनकम ग्रुप है। लो इनकम ग्रुप में आप देखोगे अगर कोई जने हैं तो टोबैको इज़ रैम्पेंट यूज़, और सर्वाइकल कैंसर इसलिए कि जो फीमेल्स की जो हाइजीन होता है वो हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, जिससे कि आपकी सर्वाइकल कैंसर की ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके एक वायरस है वो जो आपकी फीमेल्स में ज़्यादा होती है। और सिमिलरली जो हमारी मुंह की कैंसर है उसमें टोबैको और ये अपने गुटखा जितनी टोबैको प्रोडक्ट्स है, ओरल टोबैको प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा होते हैं। और सबसे जो मेन मुद्दा है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ये देखा गया है कि भारत की जो वो गाँव में नहीं होता, ज़्यादा होता है सिटीज़ में। क्योंकि वर्किंग वुमेन हु आर अंडर स्ट्रेस दे डेवलप द मैक्सिमम ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो इसमें ये देखा गया है कि बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा है। जो इंडियन डाटा है, पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री है, और दिल्ली में जो दिल्ली का PBCR है, दिल्ली का पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री है, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। तो इसका एक ही उपाय है कि इसकी अर्ली सिम्टम, जैसे मैंने बताया कि लम्प, निपल डिस्चार्ज या आर्मपिट में कोई नोड है तो या स्किन में चेंज है तो इसको जल्दी डिटेक्ट करें। नंबर 2 है कि जितने लोग हैं 40 साल से ऊपर हैं सबकी मामोग्राम होना चाहिए। मामोग्राम इज ए बेसिक स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट। इट इज़ नथिंग बट एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की अगर एक एक्सरे हमने मामोग्राम किया, उसकी आजकल स्टेजिंग होती है, स्कोरिंग होती है, विराट स्कोरिंग बोलते हैं, जिसमें आपको 5 मिनट में बता देगा कि इसमें अगर लंप पड़ा है वो लंप बिनाइन है कि कैंसर है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी भी हमारे देश में पॉपुलेशन इतने ज़्यादा है कि हम प्रॉपर गवर्नमेंट फंडेड स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक NGO जुड़ी हुई है गुड़गांव में, लाइफ टू यस करके। तो हम यहाँ कन्हईपुर विलेज है उसको पहले पूरा कम्प्लीटली पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग की है। नाउ अभी हम रिसेंटली शुरू करने वाले हैं वजीराबाद में, तो जिसमें कि पारस हॉस्पिटल और लाइफ टू यस कॉम्बिनेशन में हम सारे जितने लेडीज़ हैं सबकी पॉपुलेशन बेस्ड हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है अवेयरनेस, और ये बार बार मीडिया का भी रोल रहेगा कि कैंसर के बारे में जितने अवेयरनेस फैलाएं तो जल्दी डिटेक्ट हो और उसके इलाज हो पाए। आपने जैसे बोला कि स्ट्रेस, तो क्या स्ट्रेस एक मेन रीज़न है कैंसर का? ये देखा गया है कि लाइफस्टाइल कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 60% चांस ऑफ, मतलब अगर हम लाइफस्टाइल को सिंपल रखेंगे 60% कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे कि सुबह हम मॉर्निंग वॉक करेंगे, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, डाइट हम प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट लेंगे, उसके बाद हम जो है अपने लाइफ में स्ट्रेस कम रखेंगे। हर जने आजकल नंबर 1 होना चाहता है, सबसे बढ़िया जॉब करना चाहता है, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हर जने नंबर 1 होगा तो इतने सारे पॉपुलेशन नंबर 1 तो हो नहीं सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है कि जो बोलते हैं ना एक दौड़ है, वो दौड़ को ख़त्म करना चाहिए। आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, बच्चों को भी स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। और स्पेशली ये देखा गया है कि आफ्टर दिस न्यू IT इंडस्ट्री एवरीथिंग, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन रिवर्स साइकिल। कैसे रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं। सो वो भी एक बॉडी के अंदर आपकी जो नॉर्मल डायर्नल रिदम है उसको कम्प्लीटली रिवर्सिंग करता है, और वो आपकी एक स्ट्रेस पॉइंट है। आप देखोगे कि जो स्लीप है वो स्लीप पैटर्न आपकी बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है। स्लीप पैटर्न पहले अगर आप 3-4 साल 3-4 घंटे भी मिनिमम होता था, जो कि आइडियल 6 से 8 घंटा मिनिमम स्लीप होना चाहिए।
वो अभी डिक्रीज होके कोई 4 घंटा सोता है, कोई 5 घंटा सोता है। हर बंदा अपनी स्लीप डिप्राइव्ड है। तो ये सब स्ट्रेस है और मेट्रो सिटी में ये सब ज़्यादा है। गांव में तो शाम को 8 बजे खाना खा के सो जाते हैं और सुबह उठ के अपने ज़मीन खेत में घूमते हैं, तो उनके लिए ना पोल्यूशन है, ऑक्सीजन सबसे बढ़िया है, एंटीऑक्सीडेंट सबसे बढ़िया है, खाना वो गांव की जो खेती के वेजिटेबल से खाते हैं। तो उनके लिए आप खुद ही सोचो, उनके लिए हम जो लाइफस्टाइल में जी रहे हैं उसकी 60% लाइफस्टाइल की जो रिलेटेड कैंसर से वो प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। मोस्टली लोग जो है वो अपने घरों से दूर रहकर सिटीज़ में जॉब के लिए जाते हैं, तो और बच्चे ज़्यादातर जब घरों से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो पैक्ड फूड या इजी टू गो फूड बड़ी जल्दी ले लेते हैं कि हाँ ये जल्दी पक जाएंगी चीज़ें। और आजकल जैसे ओट्स वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स, इनको बहुत हेल्दी मील मान के चलते हैं। तो प्लीज़ आप एक यंगस्टर्स के लिए बता दीजिए कि ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं और कंपटीशन अगर रखें तो किस हद तक रखें कि अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज ना करें। तो उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज बता दीजिए। आप जितने भी हमारी बाहर की कंट्री की गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, जितनी भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उनकी जो CEOs हैं वो कभी भी नंबर 1 नहीं थे। वो इनको बोलते हैं कि लॉ ऑफ एवरेजेस। जितने एवरेज बच्चे हैं उनकी जितनी इंटेलिजेंस है उसके साथ साथ वो बाकी चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन है या उनकी स्पोर्ट्स है, वो बाकी चीज़ें उनकी डेवलप होती है। लेकिन आप अगर देखोगे जो पढ़ाकू बच्चा है, वो जो बिल्कुल क्लास में नंबर 1 है, उसकी ये वाले चीज़ें कंप्लीटली नहीं रहती है। तो ये कभी भी ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ नंबर 1 बनना है। आपको एवरेज बच्चे होके भी आप अपनी सारा कुछ कर सकते हैं। ऐसे देखा गया है कि जैसे आपने बताया कि काफ़ी लोग गांव छोड़ के अकेले रहते हैं शहर में, ये यंग पीढ़ी, और वो उनकी लाइफस्टाइल ही अलग है। अल्कोहल, टोबैको, ऐसी यंग पीपल, यंग फीमेल्स गोइंग ऑन स्मोकिंग, और रात को वो टेली सेंटर्स में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में। तो ये वाले चीज़ें जो है वो डेफिनेटली हमारी शरीर की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें घातक पैदा करती है, और डेफिनेटली ये आपकी कारण है स्ट्रेस की, जो कि लॉन्ग रन में आपकी दिक्कत होती है। क्योंकि आपकी शादी भी लेट होती है, आपकी बच्चा जल्दी नहीं होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज सपोज टू प्रोटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। ये सब चीज़ नहीं हो पाती है। तो ये देखा गया है कि जो यंग लोग हैं उनके लिए यही है, कोई लिमिट नहीं है रेस की। तो आप अपनी खुद को स्टडी करिए, आपकी हिसाब से आप रेस करिए वहाँ तक जहाँ तक आप सक्षम हैं, और कोई भी ऐसे रेस नहीं करिए जो इम्पॉसिबल है, और रेस उतने ही करिए जहाँ तक आप अपनी कैरियर में पहुँच सकते हैं। और दूसरा है कि लाइफस्टाइल को सिंपल रखिए। बाहर की देश में, हमारे भारत देश में हमें सर्वेंट्स मिलते हैं, हमें लोग कपड़े धोने के लिए मिलते हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं। बाहर की देश में अकेले आदमी होता है, सुबह उठ के खुद का ब्रेकफास्ट खुद बनाता है, लंच खुद बनाता है, रात को डिनर खुद बनाता है, उसके बीच में वो सारा काम करके वापस आता है। तो इट इज़ ए हैबिट टू बी डेवलप्ड। हम क्या किए हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल को एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इंडियन लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करके वो अपने आप को सुधार रहे हैं, उस पार्ट को हम भूल रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जो कि जितने मेडिटेशन ले लो, योगा ले लो, हमारी जितनी हमारी वेजिटेरियन डाइट ले लो, ये सब हमारी देन है। लेकिन इसको अभी फॉलो करके वेस्टर्न पीपल जो है उसकी फ़ायदा ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उनको देख के उनकी तरफ हम कन्वर्ट होके हम अपने आप को आगे प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफ टाइप नहीं करिए, उनकी जो
अच्छी चीज़ें हैं, जैसे टाइम के पाबंदी में वो चलते हैं और खुद अपने आप को A to Z घर की सब कुछ खुद करते हैं। ये वाले चीज़ें आप डेवलप करिए। और जैसे मेरा कहना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर अलाइव देन यू कैन डू वट एवर लाइक, इफ़ यू आर नॉट देयर देन देर इज़ नथिंग। खाने पीने का ऐसे में क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की चीज़ों ज़्यादा खानी चाहिए? जैसे कि अब मतलब जो हम जैसे पैक जूस वगैरह पी लेते हैं, तो वो कितने ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे हैं, या फिर? नहीं, देखो, पैक्ड फूड पे आप कंप्लीटली अबैंडन तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें हर एक बंदे को कोई मेड मिलेगा या सर्वेंट मिलेगा, खाना बना के देगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद अपने टाइम में से कितने टाइम निकाल पाएंगे, ये सब है। तो लेकिन जो हमारी जो भी पैक्ड फूड है उसमें आप ज़रूर प्रिजर्वेटिव देखिए। अगर ज़्यादा प्रिजर्वेटिव उसको मत लीजिए। देर आर अदर प्रोडक्ट्स, अभी सारे फार्म प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें कि प्योर जूस होता है और उसमें कोई एडिटिव नहीं रहती है, बट वो है कि वो आपको 3 दिन के अंदर कंज्यूम करना होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा क्योंकि वो फार्म प्रोडक्ट्स है। तो आप वो सब चीज़ें, जैसे मिल्क हो गया, जैसे आपकी ब्रेड हो गया, ये सब आप फ्रेश लीजिए। और सिमिलरली जो आपकी जो खाना होना चाहिए वो आपकी यूटेंसिल्स है, वो भी आजकल देखा गया कि लॉट ऑफ पीपल वेर यूजिंग प्लास्टिक वेयर इनसाइड द माइक्रोवेव, वो उसमें भी काफ़ी सारे चीज़ें आ गया। तो आजकल चेंज हो गया है कि आप ग्लास वाला यूज करो, या आप खाना भी बनाते हो तो स्टील में बनाना है। अब वो जो पहले काफ़ी सारे अदर मटेरियल यूज करते थे, अब वो मना हो गया है कि ओनली स्टील्स आर बेटर, एंड माइक्रोवेव अगर करना है तो ग्लास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। और खाने पीने में आपको जो नॉर्मल भारत की स्टैंडर्ड जो खाना है, रोटी दाल सब्जी, वही सबसे बढ़िया है। और जितनी फाइबर डाइट लेंगे, साग सब्जी ग्रीन वेजिटेबल जितने लेंगे, वो आपकी प्रोटेक्टिव होएगी। और साथ में नॉनवेज ऐसे नहीं कि नहीं ले सकते हैं, रेड मीट जिसको बोलते हैं, मटन और बीफ, ये सबको अवॉइड करिए। और आपको खाना है तो फिश और चिकन खा सकते हैं, लेकिन जितने आप, वो भी क्वांटिटी आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। और आपको जितनी सात्विक भोजन वेजिटेरियन में रहेंगे, आपका इंटेस्टाइन भी सही रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल मिल्यू है वो सबसे बढ़िया रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सुबह उठ के आप सैर करने जाइए। 1 घंटे आधे घंटे अगर आप सैर करेंगे, फ्रेश एयर से जो एंटीऑक्सीडेंट आप लेंगे, वो आपकी शरीर में दिन भर आपको हेल्प करेगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि अगर सर जैसे पिछले दौर से कंपेयर करें, तो क्या भारत में कैंसर के इलाज के लिए उसकी टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट हुई है? भारत देश फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एडवांसमेंट्स है वो एट पार विथ USA और इंग्लैंड है। हमारे पास सारे चीज़ है जो उनके पास है। ये तो खाली बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास पैसा है, वो भागते रहते हैं। लेकिन भारत देश में आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जितने तरह के सर्जरीज की डेवलपमेंट, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, बल्कि आधे देश की जो कंसल्टेंट्स है जो वहाँ काम कर रहे हैं, भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। भारत के लोग ही जाके वो सेंटर्स चलाते हैं। तो भारत इस मामले में काफ़ी एडवांस्ड है कि जो वेस्टर्न में जितनी डेवलपमेंट है, आजकल रोबोटिक देख लो, हर हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी हो रही है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो रही है, इम्यूनोथेरेपी हो रही है, आपकी जितने तरह की एडवांस्ड केमोथेरेपी मॉलिक्यूल्स है। जिस दिन वहाँ USA FDA अप्रूव करता है, अमेरिका में जिस दिन रिलीज होता है, उसके अगले दिन इंडिया में होता है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है। और इंडिया हैज़ गॉट गुड नेम इन द इंटरनेशनल मार्केट। दैट इज़ वाई हमारे पास अभी हर महीने कम से कम 30 से 40% हमारी बाहर देश के पेशेंट होते हैं। हम हर जगह OPD करने जाते हैं इंटरनेशनल, और वहाँ के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं यहाँ इंडिया में, क्योंकि इलाज सस्ता है अमेरिका से। तो यहाँ से इलाज करके अपने घर जाते हैं। जितने अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, केन्या, नाइजीरिया, इथियोपिया, सबसे पेशेंट आते हैं। इराक कंट्रीज में आते हैं, अफ़गानिस्तान आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, नेपाल आते हैं। हर कंट्री से हमारे पास पेशेंट आते हैं
जो लो इनकम कंट्रीज़ है, क्योंकि उस कंट्रीज़ में भारत की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम उस हिसाब से, देखो आप लिवर ट्रांसप्लांट ही देख लो, इतने लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट की सबसे एडवांस सुविधा है। धन्यवाद। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए विषय के साथ।